नमस्ते प्यारे बच्चों और उनके आदरणीय अध्यापकों। आपसे जानकारी शेयर करनी थी कि रिसेंटली अभी इसी महीने में अक्टूबर के महीने में बिहार में सेंटअप एग्जामिनेशन के नाम से एग्जाम लिए गए हैं बच्चों के। यानी कोरोना कंडीशन के बावजूद सारे जो हैं पेपर हुए हैं बच्चों के, और उसमें फुल सिलेबस पूछा गया है। जैसे रिड्यूस सिलेबस की बातें हो रही थी और सीबीएसई में सिलेबस को और कम करने की बात हो रही थी। हो सकता है सीबीएसई में और 50% तक रिड्यूस हो जाए और एग्जाम भी जो है मई महीने में हो। पर जब हम बिहार बोर्ड की बात कर रहे हैं तो इनका जो सिलेबस है वो पूरी की पूरी एनसीईआरटी बुक है। यानी जो सीबीएसई ने कम किया था लास्ट ईयर्स, कुछ चैप्टर हटाए थे जैसे कम्युनिकेशन सिस्टम वगैरह या लॉजिक गेट, ये कुछ आर्टिकल हटाए थे, पर बिहार बोर्ड ने नहीं हटाए हैं। गौर कीजिए इस बात पे। बिहार बोर्ड का सिलेबस वही पुराना वाला सिलेबस है जिसमें वो सभी चैप्टर्स मौजूद हैं। तो आगे जो एग्जाम होगा इसको हम हाफ ईयरली की तरह भले ही ले लें, सेंटअप एग्जामिनेशन 2020 को, पर ये ये पर्टिकुलर बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए है। क्वेश्चन अच्छे हैं इसलिए हम डिस्कस कर सकते हैं, बाकी बोर्ड के बच्चे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं क्योंकि सिमिलर क्वेश्चंस उनको अपने बोर्ड एग्जाम में मिलेंगे। और ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस भी आपकी इसमें हो रही है क्योंकि 42 क्वेश्चंस जो है वो ऑब्जेक्टिव हैं। पर सिलेबस को लेकर जहां तक बात है पर्टिकुलर बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए, तो वो अलर्ट रहें। बिहार बोर्ड में पूरा का पूरा ही सिलेबस है जिसको वो डिक्लेयर भी नहीं कर रहे हैं। बाकी बोर्ड वाले रिड्यूस कर रहे हैं, बिहार बोर्ड में कोई रिडक्शन नहीं है। ओके, लेट्स स्टार्ट। इंटरमीडिएट उत्प्रेषण परीक्षा 2020। तो ये थ्योरी का पेपर है फिजिक्स का। कुल प्रश्नों की संख्या है 42 प्लस 18 प्लस 6, 66 क्वेश्चन है बच्चों पर जो करने हैं, उसमें से वो कम करने हैं, ये राहत की बात है। तो कितने क्वेश्चंस करने हैं? 3.25 घंटे आपको मिलने वाले हैं, 15 मिनट पेपर को पढ़ने के लिए मिलेंगे। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू गिव देयर आंसर्स इन देयर ओन वर्ड्स एज फार एज प्रैक्टिसेबल, यानी अपने शब्दों में जवाब देने। फिगर्स इन द राइट हैंड मार्जिन इंडिकेट फुल मार्क्स। ओके, राइट हैंड साइड पे मार्क्स लिखें। इस प्रश्न पत्र को ध्यान पूर्वक पढ़ने के लिए परीक्षार्थियों को 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया गया है। दो खंडों में है, टू दो सेक्शन है, सेक्शन ए सेक्शन बी। सेक्शन ए में 42 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं जिनमें से कोई से 35 क्वेश्चंस आंसर देने, यानी बचे हुए 7 सवाल आप छोड़ सकते हो, कोई से भी 7 छोड़ सकते हो। ये बहुत मतलब अच्छा रहेगा बच्चों के लिए कि कोई से भी 7 सवाल छोड़ सकते हैं। सीबीएसई में ऐसा नहीं होता, जिनमें और लगा होता है उनमें से कोई सा एक आपको करना होता है। इफ मोर देन 35 क्वेश्चंस आर आंसर्ड, अगर आपने ज्यादा जवाब दिए तो उसके लिए रूल ये फॉलो होगा, ओनली फर्स्ट 35, पहले जहां 35 खत्म हो गए वही चेक होंगे, बाकी को काट दिया जाएगा बच्चों। हर एक सवाल का 1 नंबर है। ये सब 35 क्वेश्चंस 1 मार्क ईच है, यानी आउट ऑफ 70 आधा पेपर तो ऑब्जेक्टिव इस तरह से है। फिर जो सेक्शन बी है, देयर आर 18 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन ईच कैरिंग 2 मार्क्स। दो दो नंबर के 18 सवाल दिए हैं जिनमें से सिर्फ 10 क्वेश्चंस आर टू बी आंसर्ड। कोई से 10 सवाल आपको करने हैं, उसके लिए भी वही रूल फॉलो होगा। 10 से ज्यादा आपने किए तो शुरू के 10 चेक होंगे, बाकी काट दिए जाएंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस दीज देर आर 6 लॉन्ग आंसर टाइप। 5 नंबर वाले सवाल है बच्चों, तो कितने नंबर वाले? 1 नंबर, 2 नंबर और फिर सीधे 5 नंबर। 5 नंबर के कुल 6 सवाल हैं जिनमें से आपको सिर्फ 3 करने हैं, कोई से 3, सारे 6 में से कोई से 3। तो देखा जाए तो सीबीएसई का जो पैटर्न है वहां इतनी चॉइस नहीं है जितनी कि बिहार बोर्ड में चॉइस है, क्योंकि कोई से 3 आप कर सकते हैं 6 में से। सीबीएसई में और जिनके बीच लगा होता है उनमें से एक करना ही होता है। किसी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का प्रयोग पूर्णतया वर्जित है, तो आप कैलकुलेटर वगैरह यूज नहीं कर सकते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 1 से 42। चार चार ऑप्शन दिए हुए हैं, हमें उसमें से सही ऑप्शन चुनकर लिखना है। पहला क्वेश्चन,
ऐसा यूनिट ऑफ परमिटिविटी इज। तो परमिटिविटी के ऐसा यूनिट हम निकाल सकते हैं क्योंकि हमें पता है परमिटिविटी क्या होती है, तो उसके बेसिस पर हम परमिटिविटी की यूनिट निकाल सकते हैं। फॉर्मूला हमने लिखा फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वेयर, और हम जानते हैं के होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन, अगर मीडियम की परमिटिविटी एप्सिलॉन तो 1/4 पाई एप्सिलॉन एफ आर स्क्वायर अपॉन Q1 Q2। तो एप्सिलॉन हो गया बच्चों यहाँ से Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एफ आर स्क्वायर। Q1 Q2 को मैं कूलम स्क्वायर में नापूंगा और नीचे F को न्यूटन और मीटर स्क्वायर, ये ऊपर जाकर माइनस में बन जाएंगे। तो सही जवाब है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम ऑफ चार्जेस ऑन टू प्लेट्स ऑफ ए चार्ज कैपेसिटर इज। किसी भी कैपेसिटर में क्या होता है, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस होते हैं प्लेट्स पर, तो टोटल चार्ज क्या होना है, 0। ऑप्शन ए इज करेक्ट। द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड ए करंट कैरिंग कंडक्टर इज। कैसा मोशन होता है, हम जानते हैं ड्रिफ्ट स्पीड वीडी से वो चलता है, तो यूनिफॉर्म मोशन गलत फहमी में हम लिख सकते हैं, पर हमें पता है बीच में दो टक्करों के बीच तो मोशन एक्सेलरेटेड भी होता है, तो एक्सेलरेटिंग भी लिख दें, पर वास्तव में रिटार्ड भी हो सकता है इलेक्ट्रॉन, तो डिसलरेटिंग भी लिख दें। पर ज्यादा, सबसे ज्यादा जो सूट कर रहा है ए बी और डी ऑप्शन, ये नहीं सूट कर रहे हैं। तो ये जो कंबाइंड इफेक्ट है इन सबका कि इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट भी होगा डिसलरेट भी होगा वगैरह वगैरह, इन सबका जो कंबाइंड इफेक्ट है उसको हम बोलते हैं ड्रिफ्ट। तो मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर इज ड्रिफ्टिंग। तो अपवाही गति होती है इलेक्ट्रॉन की, यानी मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड द कंडक्टर इज ड्रिफ्ट। इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करता है, एक एवरेज लेने पर कांस्टेंट वेलोसिटी आती है उससे, जिसको हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कमिंग आउट फ्रॉम ए क्लोज surface enclosing a stationary unit positive charge in air is। so टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। गॉस लॉ हमें पता है, फाई इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। सो यूनिट पॉजिटिव चार्ज सिग्मा क्यू है 1, तो 1 अपॉन एप्सिलॉन 0 दैट इज एप्सिलॉन 0 इनवर्स। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम ए पॉइंट चार्ज विल बी। पोटेंशियल जो होता है उसका फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए के क्यू बाई आर, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r है, तो r के व्युत्क्रमानुपाती, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट। Next question, the drift velocity Vd of electrons in a current carrying conductor and electric field E applied on the conductor are related as। तो आपको एक फॉर्मूला ऐसा पता होना चाहिए जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को इलेक्ट्रिक फील्ड से लिंक करता है, और ये फॉर्मूला हमें रटा हुआ होगा Vd इक्वल टू ई टॉ बाई एम, और साइन के साथ कंसिडर करें तो माइनस आ जाएगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज Vd प्रोपोर्शनल E। इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाने पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ेगी। क्वेश्चन नंबर 7, छोटा सा एक न्यूमेरिकल है, 64 आइडेंटिकल ड्रॉप्स, बिल्कुल एक जैसी बूंदे हैं, हर एक की कैपेसिटी है 5 माइक्रोफैरड। इन बूंदों को अगर हम कंडक्टिंग स्फीयर मान लें तो फिर इनके कॉम्बिनेशन से जो बड़ी ड्रॉप बनेगी, इन्हें बड़ा स्फीयर, उसकी कैपेसिटी क्या होगी वो पूछा गया है। तो उसके लिए हम कंसेप्ट लगाते हैं कैपेसिटी ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर। ये फॉर्मूला काम आएगा हमारे 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर, या आर बाई के हम इसको कह सकते हैं। 64 ड्रॉप्स मिलकर बड़ी ड्रॉप बना रही है, तो वॉल्यूम सेम रहेगा, तो 64 इंटू वॉल्यूम ऑफ वन स्मॉल ड्रॉप इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द बिग ड्रॉप। तो यहाँ से कैपिटल आर की वैल्यू आ जाती है 4 टाइम्स स्मॉल आर। तो वहीं से कैपेसिटी अगर मैं लिखता हूँ तो 4 पाई एप्सिलॉन 0 कैपिटल आर की जगह जब मैं 4 इंटू स्मॉल आर लिखूंगा, तो 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू स्मॉल आर को मैं छोटे कैपेसिटर की कैपेसिटी यानी 5 माइक्रोफैरड लिख पाऊंगा। तो टोटल कैपेसिटी अब जो बड़ी ड्रॉप है उसकी हो जाएगी 5 4 20 माइक्रोफैरड। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8 है, विभव मापी से मुख्यतः नापी जाती है, यानी पोटेंशियोमीटर मेनली यूज्ड टू मेजर। बच्चों वैसे तो करंट भी नाप सकते हैं, रेजिस्टेंस भी नाप सकते हैं, पर मेनली हम जो नापते हैं वो नापते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। करेक्ट ऑप्शन इज सी। The resistance of a wire is R. If the diameter of wire is halved by stretching it, then the resistance of the wire will become। यहाँ थोड़ा सा उल्टी तरह से पूछ लिया है, बोले डायमीटर आधा हो जाता है खींचने पर, तो सही बात है, खींचने पर लंबाई बढ़ जाएगी तो डायमीटर आधा हो जाएगा, तो दोनों का इफेक्ट जाएगा। डायमीटर आधा होने की वजह से रेजिस्टेंस ट्वाइस हो जाएगा, और लंबाई डबल होने की वजह से भी ट्वाइस हो जाएगा, तो ओवरऑल इफेक्ट 4 टाइम्स। हम चाहें तो फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, R डैश इक्वल टू n स्क्वायर टाइम्स R, क्योंकि खींच के जब लंबाई डबल दुगनी की जाती है तो ये फॉर्मूला हमारे काम आता है, डिराइव किया हुआ है मैंने अपने लेक्चर्स में।
तो फिजिक्स इन लाइफ एंड लाइफ पर आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको ये मिल जाएगा करंट इलेक्ट्रिसिटी में। सो इट बिकम्स 4R, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वही हैं जो बिहार बोर्ड में प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, a charge q moves in a region where electric field E vector and magnetic field B vector both exist, दोनों अस्तित्व रखते हैं, then the force on it will be। हम इसको कहते हैं मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स और इलेक्ट्रिक लॉरेंज फोर्स का सम, यानी कंबाइंड लॉरेंज फोर्स इसको कहा जाता है, जो कि होगा QE टाइम्स Q टाइम्स V क्रॉस B, यानी ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 11, व्हेन द सेपरेशन बिटवीन टू चार्जेस इज इंक्रीज, दो आवेशों के बीच की दूरी अगर बढ़ाई जाती है, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ चार्जेस, उसका क्या होगा। यहाँ इन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया है कि वो जो दो चार्ज हैं वो सेम नेचर के हैं, यानी पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, या अपोजिट नेचर के हैं। सो करेक्ट ऑप्शन जो बनेगा बच्चों वो सी बनेगा, मे इंक्रीज और डिक्रीज एज नेचर ऑफ चार्ज इज नॉट स्पेसिफाइड, सो वी कांट से। अगर मान लीजिए वो दोनों सेम नेचर के हैं और उनको हम दूर ले जा रहे हैं, दूर ले जा रहे हैं, तो वो तो अपने आप जाएंगे दूर, एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, तो सिस्टम वर्क करेगा, एनर्जी घट जाएगी। पर अगर वो अपोजिट नेचर के, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो वो दूर नहीं जाना चाहेंगे, और जब उन्हें दूर ले जाएंगे हम, तो सिस्टम पर वर्क करना पड़ेगा एक्सटर्नल एजेंसी को, जो उसमें स्टोर हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में, तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी। तो ये चार्जेस के नेचर पर डिपेंड करेगा, जो कि इस क्वेश्चन में कहीं भी स्पेसिफाइड नहीं है, इसलिए इसका सही जवाब सी ऑप्शन होगा, मे इंक्रीज और डिक्रीज। नेक्स्ट है, टू रेजिस्टेंस आर एंड टू आर आर कनेक्टेड इन सीरीज। हम जानते हैं सीरीज में करंट सेम हो जाता है, किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में जोड़ दिया गया श्रेणी क्रम में दो प्रतिरोधों को। द थर्मल एनर्जी डेवलप्ड इन आर एंड टू आर आर इन द रेशियो ऑफ, थर्मल एनर्जी यहाँ पर हम H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी फॉर्मूला यूज करेंगे क्योंकि करंट सेम है, तो यहाँ से पता चल रहा है हीट डेवलप्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। सो रेजिस्टेंस है आर एंड टू आर, तो रेशियो हो गया 1:2, ऑप्शन ए इज करेक्ट, 1:2। Question number 13 है, three capacitors each of capacitance 6 microfarad are available. The minimum and maximum capacitance which may be obtained by their combination. तो हम जानते हैं इनको जोड़कर मैक्सिमम कैपेसिटी पैरेलल में बनेगी, जबकि मिनिमम सीरीज में बनेगी। तो मिनिमम कैपेसिटी सीरीज में C/N हो जाती है 6/3 2 माइक्रोफैरेड, पैरेलल में N टाइम्स C हो जाते हैं, यानी 3 into 6 18 माइक्रोफैरेड मैक्सिमम। सो करेक्ट ऑप्शन इज C। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट I इक्वल टू, हम जानते हैं फॉर्मूला होता है I0 साइन ओमेगा टी। कंपेयर करने पर I0 की वैल्यू यहाँ दिख रही है 60, तो I0 की जगह 60 और हमें IRMS निकालना है। IRMS होगा I0/√2, तो 60/√2, तो √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया रैशनलाइज करने के लिए, तो मिलेगा 30√2, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इम्पिडेंस ऑफ LR सीरीज कनेक्शन इज, कितना इंपिडेंस होगा। हम जानते हैं इंपिडेंस का फॉर्मूला √R² प्लस एक्स स्क्वायर, जहां पर एक्स होता है एक्सएल और एक्सी का डिफरेंस। अब यहाँ सी प्रेजेंट नहीं है, कैपेसिटी 0 है, इसकी वजह से एक्सएल रह जाएगा और एक्सएल होता है ओमेगा एल, तो √R² प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी किरणें चुंबकीय क्षेत्र द्वारा विक्षेपित नहीं होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग रेज इज नॉट डिफ्लेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही गामा रेस का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, यानी गामा रेस अनडिफ्लेक्टेड निकलती है। रेडियो एक्टिव रेडिएशन गामा रेस पास स्ट्रेट अनडिफ्लेक्टेड इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। चौक कुंडली का शक्ति गुणांक है, पावर फैक्टर ऑफ चौक कॉइल। तो चौक कॉइल के बारे में आपको पता होना चाहिए बच्चों, जो पुरानी ट्यूबलाइट जो आया करती थी एलईडी ट्यूबलाइट से पहले, जो झपक कर जलती थी, उसमें जो वो चौकोर सी डिब्बी लगी होती थी स्टार्टर के अलावा, उसी को बोलते चौक। उसमें अंदर और कुछ नहीं, एक सोलेनॉइड होती है एंड इट इज ए टाइप ऑफ एन इंडक्टर। चौक कॉइल एक इंडक्टर है, और इंडक्टर के लिए हम जानते हैं फाई होता है प्लस π/2, यानी वोल्टेज करंट से 90 डिग्री आगे रहती है। तो पावर फैक्टर जो कि cos फाई होता है cos π/2 जीरो हो जाएगा, तो करेक्ट ऑप्शन इज सी, तो पावर फैक्टर इज 0। बार्ट सावर्ट लॉ का मैथमेटिकल फॉर्म ये हमेशा पूछा जाता है। तो आइडियल क्रॉस आर, जब हम ऊपर आर से ले आते हैं उसको डायरेक्शन के लिए, तो नीचे आर क्यूब करना पड़ता है, तो करेक्ट ऑप्शन इज ए। दिस इज मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ बार्ट सावर्ट्स लॉ। निकल हम जानते हैं कि फेरोमैग्नेटिक है, तो साइमल्टेनियसली फेरोमैग्नेटिक और कौन से होते हैं, फेकोनी, फेरस, कोबाल्ट और निकल, और उसके अलावा एक गैडोलिनम।
जो लैंथेनाइट एक्टिनाइट सीरीज में आपको मिलेगा। डायमैग्नेटिक में आपको पर्टिकुलर बिस्मथ का एग्जांपल याद रखना है और पैरामैग्नेटिक में आपको पर्टिकुलर एल्यूमिनियम का एग्जांपल याद रखना है। द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन एंड ज्योग्राफिक मेरिडियन इज कॉल्ड। सीबीएसई ने इसको सिलेबस से हटा दिया इस साल 2021 के लिए, पर बिहार बोर्ड में पूछा गया है। सो द एक्यूट एंगल बिटवीन ज्योग्राफिक मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन इज डिक्लाइनेशन, और एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन हम उसको कहते हैं। The speed of electromagnetic wave in any material medium does not depend upon, किस पर निर्भर नहीं करती। तो हम जानते हैं कि स्पीड का फॉर्मूला अगर मैं लिखूंगा c इक्वल टू न्यू लैम्डा, और इसमें हम 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ म्यू एप्सिलॉन या 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ म्यू 0 म्यू और एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन आर भी लिख सकते हैं इसको। तो परमिटिविटी पर डिपेंड करेगा, फ्रीक्वेंसी पर भी कर रहा है, वेवलेंथ पर भी, बस सिर्फ इंटेंसिटी है। चाहे तेज इंटेंस लाइट हो, चाहे धीमी डिम लाइट हो, सेम स्पीड से चलेंगी किसी मटेरियल मीडियम में, अगर वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। हाँ, अगर वो इलास्टिक वेव होती, साउंड वेव होती, तो इंटेंसिटी पर डिपेंड करता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ईच सरफेस ऑफ ए बाइकॉन्वेक्स लेंस इज 20 सेंटीमीटर and the refractive index of material of lens is 1.5, the focal length of lens is। तो छोटा सा न्यूमेरिकल है, अगर आपको लेंस मेकर्स फॉर्मूला आता है तो सिंपली उसमें वैल्यूज रखनी है। दिया हुआ आपको R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। म्यू या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम एन से भी दिखाते हैं, इट इज 1.5। अगर मैं फॉर्मूला यूज करता हूँ 1 अपॉन एफ इक्वल टू n माइनस 1 टाइम्स 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2, तो इसमें मैं वैल्यू पुट करूंगा, n की वैल्यू 1.5 रखी मैंने। अच्छा, R2 जो है वो साइन कन्वेंशन के साथ रखेंगे तो माइनस आएगा, तो माइनस माइनस यहाँ प्लस आ जाएगा। 1/20 प्लस 1/20 इज 2/20। 2/20 is nothing but 1/10 and 0.5 is half, so what we get, हमें यहाँ से फोकल लेंथ मिल जाती 20 सेंटीमीटर। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट 23rd में पूछा है कि ट्रांसवर्स नेचर ऑफ लाइट वेव इज एस्टैब्लिश्ड बाय, जो करेक्ट आंसर है पोलराइजेशन। पोलराइजेशन से पता चलता है हमें ट्रांसवर्स नेचर का, बिकॉज सिर्फ ट्रांसवर्स वेव्स का ही पोलराइजेशन पॉसिबल है। इंटरफेरेंस तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का भी होता है। रिफ्लेक्शन दोनों तरह की वेव्स दिखाती हैं, और डिस्पर्शन जो फिनोमेना है वो अलग ही फिनोमेना है। स्प्लिटिंग ऑफ ए लाइट, स्प्लिटिंग ऑफ पॉलीक्रोमेटिक लाइट इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट कलर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, इमेज फॉर्म बाय सिंपल माइक्रोस्कोप। जहां सिंपल माइक्रोस्कोप, वहीं आप दिमाग में इस बात को सेट कर लें, मैग्नीफायर या कोई कॉन्वेक्स लेंस, उसको सिंपल माइक्रोस्कोप बोलते हैं। तो एक इमेज दिमाग में बिठा लें, जब हम दवा के लेबल पर लिखी हुई बारीक इबारत यानी छोटे छोटे अक्षर उनको पढ़ना चाहते हैं, तो हम एक मैग्नीफायर यूज करते हैं और उसको हम सिंपल माइक्रोस्कोप कह सकते हैं। तो इमेज कैसे दिखती है हमको सीधी, और एक्चुअल में वहां इमेज होती नहीं जहां दिखती है, तो यानी वर्चुअल होती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, क्योंकि उसको हम स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 25, ए रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम ग्लास, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 हम जानते हैं 1.5 होता है, इनटू वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3। तो डेंसर टू रेयर मीडियम जाने की कोशिश कर रही है, 3/2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा, डेंसर मीडियम है, 4/3 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम। द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल एंगल विल बी, वो हमें पता करके बताना है कि वो क्रिटिकल एंगल कितना होगा। अगर ऐसे ही हम देखें तो ऑप्शन सी तो किसी हालत पे नहीं हो सकता, क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू मिनिमम होती है -1 और मैक्सिमम होती है 1, यहाँ पर तो ये पॉसिबल नहीं है। बाकी तीन जो है वो पॉसिबल हैं। अब उसमें से सही जवाब कौन सा होगा? हमें पता है आईसी होता है साइन इनवर्स 1/म्यू, जहां पर म्यू होता है डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू रेयर मीडियम। तो मैंने यहाँ पे ऐसे लिखा है म्यू सबस्क्रिप्ट डी आर, यानी डेंसर का रेयर के रिस्पेक्ट में, यानी ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू वाटर जो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ऊपर आएगा ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू एयर, नीचे आएगा वाटर का विद रिस्पेक्ट टू एयर। तो 3/2 अपॉन 4/3 से ही हमें मिल जाता है 9/8, पर ये तो म्यू की वैल्यू है 9/8। ज्यादातर बच्चे जल्दबाजी में गलती कर देते हैं और आंसर देते हैं साइन इनवर्स 9/8, जो कि यहाँ पे ऑप्शन सी है, पर ये गलत हो जाएगा क्योंकि 1 अपॉन म्यू आपको चाहिए, यानी ये हो जाएगा साइन इनवर्स 8/9। और वैसे भी साइन इनवर्स 9/8 कुछ होता ही नहीं है। आप चाहे तो टेबल देख लें, चाहे तो कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके देख लें, ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि 1 से बड़ा यहाँ पे आ रहा है। तो साइन इनवर्स 8/9 फिर भी उसकी वैल्यू आ जाती है जब हम उसको कैलकुलेट करके देखते हैं 62.73 डिग्री। सो करेक्ट आंसर इज साइन इनवर्स 8/9, जो कि यहाँ है ही नहीं, यानी ये तो पेपर में ही गलत हो गया। बोनस हो गया क्वेश्चन बच्चों।
बिकॉज करेक्ट आंसर इज साइन इनवर्स 8/9। तो गलती हो जाती है इन पेपर्स में भी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। फॉर ए हाइपरमेट्रोपिक मैन, एक होता है मायोपिया, दूर की नजर जिनकी कमजोर होती है उनको अवतल लेंस यानी कॉनकेव लेंस का चश्मा पहनना होता है, और जिनकी पास की नजर कमजोर होती है हाइपरमेट्रोपिया, उनका लेंस किनारे से मोटा बीच में से पतला होता नहीं, वो होता है, ओ सॉरी, किनारे से पतला बीच में से मोटा नहीं होता, कॉन्वेक्स लेंस। तो विच लेंस इज रिक्वायर्ड? कॉन्वेक्स, उत्तल लेंस। फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट, सामान्य संयोजन में द लेंथ ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप विल बी, खगोलीय दूरदर्शी की लंबाई कितनी होगी? तो फॉर्मूला है एनसीईआरटी में भी दिया, एफ ओ प्लस एफ, हम इसको पढ़ते हैं समझ थ्योरी में। करेक्ट ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस द फेज डिफरेंस बिटवीन टू रेज रीचिंग एट ए पॉइंट इज। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस रचनात्मक व्यतिकरण के लिए तो हम जानते हैं फेज डिफरेंस जीरो होगा तो बात बनेगी, जीरो, 2 पाई, 4 पाई, इन जनरल 2n पाई। सेम फेज में अगर आएंगी तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, क्रेस क्रेस ट्रफ ट्रफ जुड़ पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 29, द फिनोमेना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट रे एट शार्प एज। कॉर्नर्स भी लिख सकते थे, तो शार्प एजेस और कॉर्नर्स पर अगर वो शार्प एज का साइज या स्लिट का साइज लाइट के वेवलेंथ के ऑर्डर का है तो इस फिनोमेना को हम कहते हैं डिफ्रैक्शन, विवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर सेम वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड फोटोन, मैं यहाँ जोड़ना चाहूंगा डी ब्रोगली वेवलेंथ की बात हम कर रहे हैं, लैम्डा इक्वल टू एच बाई पी, विच विल बी द सेम। तो सेम है लैम्डा, तो पी सेम है क्योंकि एच तो कांस्टेंट है, तो जवाब है मोमेंटम, पी इज एम वी, मोमेंटम। क्वेश्चन नंबर 31, जेड परमाणु संख्या वाले परमाणु की किसी दी गई कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा समानुपाती होती है। कई बार परमाणु की ऊर्जा भी लिखी रहती है, तो आपको मतलब वही समझना है इलेक्ट्रॉन की। तो एनसीईआरटी में जेड का जिक्र कहीं नहीं है, मोस्ट ऑफ द बुक्स में आपको जेड का जिक्र नहीं मिलेगा, क्योंकि हाइड्रोजन के लिए हम कैलकुलेट करते हैं जेड इक्वल टू 1 रख देते हैं। तो फॉर एनी एटम ऑफ एटॉमिक नंबर जेड, तो आप ये इनिशियल अप्रोच से निकाल सकते हैं, जेड वहां पिक्चर में आएगा, हाफ एम वी स्क्वायर से निकालेंगे तो वी के एक्सप्रेशन में जेड आएगा, के Q1 Q2/R से पोटेंशियल एनर्जी निकाल के इसमें ऐड करेंगे तो वहां पर भी जेड आएगा, तो देखने पर पता चलेगा एक्सप्रेशन में जेड स्क्वायर मिलता है हमको। तो किसी भी एटम के लिए यानी हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए भी बात करें अगर हम, सिंगल आयनाइज्ड हीलियम और डबल आयनाइज्ड लिथियम के लिए, तो वो जेड स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है एनर्जी, चाहे एटम की बोले चाहे इलेक्ट्रॉन की बोले। नेक्स्ट है द फंक्शन ऑफ मॉडरेटर, जैसे कि ग्रेफाइट ये काम करता है, भारी पानी, ड्यूटेरियम ऑक्साइड ये काम करता है, न्यूक्लियर रिएक्टर इज टू, इनका काम होता है कि वो जो न्यूट्रॉन है उसको स्लो करे, तो डिक्रीज द स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन, जिससे कि वो न्यूट्रॉन यूरेनियम 235 का फिशन करने लायक बन जाए। तो ये उनकी एनर्जी को 0.025 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लेवल तक ले आते हैं, एनर्जी एब्सॉर्ब कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, डीके कांस्टेंट ऑफ ए रेडियो एक्टिव सैंपल इज लैम्डा, तो उसकी हाफ लाइफ क्या होगी? तो बच्चों आप जानते हैं 0.693 अपॉन लैम्डा ये फॉर्मूला होता है, और 0.693 किसकी वैल्यू होती है? लॉग टू टू द बेस ई की वैल्यू होती है, क्योंकि 0.3010 जो है वो वैल्यू होती है लॉग टू टू द बेस 10 की, जिसको हम 2.303 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.693 आता है। So correct option is log 2 to the base e upon lambda, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 34th, पी प्रकार के अर्धचालकों को बनाने के लिए अशुद्धि तत्व के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो इम्प्योरिटी एलिमेंट जो चाहिए हमें पी टाइप, हम जानते हैं जो ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी होगी वही हमारे काम आएगी, तो बोरोन इज करेक्ट आंसर, क्योंकि बिस्मथ, आर्सेनिक, फास्फोरस तीनों ही पेंटावेलेंट है, उनसे एन टाइप बनेगा, पी टाइप नहीं बनेगा। डायोड इज यूज्ड एज, हम जानते हैं डायोड का इस्तेमाल सिर्फ रेक्टिफायर की तरह किया जा सकता है, क्योंकि ऑसिलेटर का काम ट्रांजिस्टर करता है, एम्पलीफायर का काम भी ट्रांजिस्टर करता है। मॉड्यूलेटर करना है, मॉड्यूलेटर का काम मॉड्यूलेशन के लिए एम्पलीफिकेशन और ऑसिलेशन दोनों जरूरी होता है, तो वो भी ट्रांजिस्टर करेगा। 36, सीबीएसई सिलेबस में नहीं है बच्चों पर बिहार बोर्ड में है, बुलियन एक्सप्रेशन फॉर नॉर गेट इज, नॉर गेट का बुलियन एक्सप्रेशन, तो और का उल्टा होता है, तो और होता है a प्लस बी, तो नॉर होगा a प्लस बी का बार, तो करेक्ट ऑप्शन इज डी, y इक्वल टू a प्लस बी बार। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे समतुल्य धारिता यानी इक्विवेलेंट कैपेसिटी पूछिए ए और बी के बीच, हम देख पा रहे हैं 3 and 2 आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो इनकी कैपेसिटी हो गई 5, और 5 के साथ ये 4 आएगा सीरीज में, तो इक्विवेलेंट हो जाएगी C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2।
0.24/5 plus 4 and 20/9 microfarad. So correct option is C, 20/9 microfarad. नेक्स्ट है बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ डेसिमल 25 इज। अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आपको फॉर्मूला आता हो इसको कन्वर्ट करने का तरीका, तो डायरेक्ट आप कन्वर्ट कर लीजिए, और फॉर्मूला नहीं आता तो दूसरा लंबा तरीका ये है, यहाँ पे देख रहे हैं आप। तो क्या करना होता है इसमें बच्चों, यूनिट प्लेस पे हम 01010101 ऐसे लिखते जाते हैं। टेंस प्लेस पे 2 बार 0 2 बार 1, 2 बार 0 2 बार 1 ऐसे लिखते जाएंगे। 100 प्लेस पे 4 बार 0, यहाँ चाहे तो 4 बार 0, 4 बार 1, 4 बार 0, फिर 4 बार 1, उसके बाद 8 बार 0, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं कुछ भी, 8 बार 0, 8 बार 1, इस तरह से चलता जाएगा। तो आप लॉजिकली इसको लिख सकते हैं। तो 25 नंबर पे जब जाएंगे तो कैसे आएगा, 11001, यानी करेक्ट ऑप्शन इज सी। 39th क्वेश्चन, द फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ टीवी ट्रांसमिशन इज 100 से 200 मेगाहर्ट्ज होती है, मेगाहर्ट्ज के ऑर्डर की होती है, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे बनेगा 30 to 300 मेगाहर्ट्ज। वैसे 890 मेगाहर्ट्ज तक जाती है, अगर हम देखें उससे ऊपर जब गीगाहर्ट्ज में जाते हैं तो सैटेलाइट ट्रांसमिशन में काम आता है, तो माइक्रोवेव बन जाती है। अभी तो मेगाहर्ट्ज रेडियो वेव्स यूज करते हैं टीवी ट्रांसमिशन के लिए, रेडियो एंड माइक्रो रेंज पर आ जाती है बिल्कुल लिमिट। तो 30 to 300 मेगाहर्ट्ज। 40, मॉडेम इज अ डिवाइस यूज फॉर, ज्यादातर बच्चे सही बताते हैं, मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन, क्योंकि मॉडेम डाटा सेट छोटी क्लास में पढ़ाया जाता है इसको, बोथ मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। क्वेश्चन नंबर 41, द क्वांटिटीज व्हिच रिमेन कंजर्व्ड इन ए न्यूक्लियर रिएक्शन, न्यूक्लियर रिएक्शन में चार्ज कंजर्व रहता है। एंगुलर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम की बात करें बच्चों, इसमें क्या हो रहा है, न्यूक्लियर रिएक्शन में एनर्जी अंदर से रिलीज हो रही है, तो उसकी वजह से फोर्स लगता है, एक्स्ट्रा एनर्जी आ जाती है। तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व तो रहेगा, पर किसी एक टुकड़े का नहीं, पूरे सिस्टम का। ठीक है, तो ये समझना है हमें, पूरे सिस्टम का लीनियर मोमेंटम, पूरे सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, बिकॉज एक्सटर्नल फोर्स कोई नहीं, एक्सटर्नल टॉर्क कोई नहीं। तो ऑल ऑफ दिस भी हम लिख सकते हैं। यहाँ पूछा भी क्वांटिटी नहीं, क्वांटिटीज है विच रिमेन कंजर्व्ड इन ए न्यूक्लियर रिएक्शन आर, तो वैसे तो ये सभी कंजर्व्ड हैं, पर जहां बात करते हैं हम एक टुकड़े की, मान लीजिए यूरेनियम, बेरियम और क्रिप्टन में ब्रेक हुआ, तो बेरियम और क्रिप्टन का टोटल लीनियर मोमेंटम यूरेनियम के टोटल इनिशियल लीनियर मोमेंटम के बराबर होगा। अब देखा जाए तो पहले तो लीनियर मोमेंटम 0 था, अब जब बेरियम क्रिप्टन टूटेंगे तो वो इस तरह से जाएंगे कि उनकी वेलोसिटी की डायरेक्शन अपोजिट होगी, तब जाकर ये बैलेंस हो पाएगा। हाँ, ये सभी संरक्षित भौतिक राशियां हैं, तो ऑल ऑफ दीज हम चुन सकते हैं इसमें। ठीक है, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला क्वेश्चन है। टोटल चार्ज भी कंजर्व रहेगा, जब क्वांटिटीज बोला है यहाँ इन्होंने ऑलरेडी, हम ऑल ऑफ दीज चुन सकते हैं ऑप्शन को। 42, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना इज यूज्ड इन ऑप्टिकल फाइबर, तो TIR यूज करते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसके बाद आता है सेक्शन बी, कोई से 10 सवालों के जवाब आपको देने थे। राइट SI यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, तो M इक्वल टू IA से आप निकाल सकते हैं। एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर हैज अ चार्ज 31.41 माइक्रोकूलम, कैलकुलेट द सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज। रेडियस आपको दी हुई है, रेडियस से आप इसका एरिया निकालेंगे 4πr², 4πr² से डिवाइड कर देंगे इस चार्ज को, चार्ज डेंसिटी आ जाएगी सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर। व्हाट इज करंट डेंसिटी, उसको आपको डिस्कस करना है, J होता है I/A, तो करंट डेंसिटी की डेफिनेशन यहाँ पे लिखनी होगी। ऑन विच टू फैक्टर्स डज द कैपेसिटी ऑफ ए कंडेंसर डिपेंड, तो ज्योमेट्रिकल फैक्टर होते हैं और मीडियम होता है, तो एक तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम जो हम इंसर्ट कर रहे हैं उसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पर डिपेंड करेगी, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। और दूसरा फैक्टर, ज्योमेट्रिकल फैक्टर में दो फैक्टर आ जाते हैं, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स कम करेंगे तो कैपेसिटी बढ़ जाती है, और ओवरलैपिंग एरिया एप्सिलॉन 0 A/D। तो संधारित्र का जहां भी नाम आ रहा है कैपेसिटर का, हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के रेफरेंस में बात करेंगे बच्चों। राइट डाउन टू नेसेसरी कंडीशन फॉर इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, इंटरफेरेंस होने के लिए बहुत जो जरूरी शर्त है वो है कि कोहेरेंसी, बोथ द सोर्सेज मस्ट बी कोहेरेंट, दे मस्ट एमिट लाइट कंटिन्यूअसली,
द लाइट मस्ट बी ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी एटसेट्रा, इनमें से कुछ भी लिख सकते हैं। What will be the path of a charged particle projected along a magnetic field? कैसा पाथ होगा? तो सर्कुलर पाथ होता है जिसको हम मैग्नेटिक फील्ड में प्रोजेक्ट करते हैं, पर अगर उसके अलोंग तो वो स्ट्रेट लाइन ही चलता रहेगा, है ना, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड कोई फोर्स नहीं लगाता अगर कोई चार्ज पार्टिकल उसके पैरेलल चल रहा हो। तो यहाँ सही जवाब होगा स्ट्रेट लाइन, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड उस पर कोई फोर्स ही नहीं लगाएगा जब तक कि वो परपेंडिकुलर ना चले या कुछ एंगल पर ना चले, राइट। मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ए सिंपल माइक्रोस्कोप। तो मिनिमम का तो कोई मतलब नहीं बनता यहाँ पर, हाँ मैक्सिमम हम बता सकते हैं। और अगर हम यहाँ उस रेफरेंस में बात करें कि डिफरेंट डिफरेंट एडजस्टमेंट, तो नॉर्मल एडजस्टमेंट में ये डी बाई एफ होती है और नियर पॉइंट एडजस्टमेंट में होती है वन प्लस डी बाई एफ। तो मैं समझता हूँ वही ये जानना चाहते हैं क्वेश्चन में। तो डी बाई एफ एंड वन प्लस डी बाई एफ नियर पॉइंट एडजस्टमेंट में ज्यादा होती है एक से, यानी वन प्लस डी बाई एफ, और नॉर्मल एडजस्टमेंट में डी बाई एफ। न्यूमेरिकल है सिंपल सा, 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है किसी कंडक्टर में 10 सेकंड के लिए, 80 जूल हीट प्रोड्यूस हो रही है। तो रेजिस्टेंस निकालना है, H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी से हम निकालेंगे। एक्सप्लेन कार्बन डेटिंग इन ब्रीफ। तो मैं बता दूं बच्चों, एनसीईआरटी में भी इसका जिक्र नहीं है, ये आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा। कुछ एक ऐसे क्वेश्चन बिहार बोर्ड में हर साल आ जाते हैं। कार्बन डेटिंग 10th क्लास में आपको सिखाया जाता है कि कार्बन डेटिंग से हम क्या C12 यूज कर की जगह C14 यूज करते हैं, जो कि रेडियो एक्टिव होता है। और C14 की मात्रा पता लगाकर फॉसिल्स में हम उसकी एज का पता लगा लेते हैं। व्हाट इज चॉक कॉइल? इट इज एन इंडक्टर। तो ये भी एनसीईआरटी में आपको नहीं मिलेगा, बहुत टाइम हो गया, हट गया, तो इसके लिए आपको अलग से कोई लिटरेचर देखना होगा। तो चॉक कॉइल जो है एक सॉलिनॉइड होती है, बेसिकली एक इंडक्टर, इंडक्शन कॉइल। इसका काम ये होता है कि चॉक कॉइल के साथ एसोसिएटेड एवरेज पावर जीरो है, ये हमें फायदा मिलता है, और ये वोल्टेज को कम करने का काम करती है विदाउट हीट लॉस, विदाउट सिग्निफिकेंट हीट लॉस, क्योंकि इसके साथ एसोसिएटेड पावर फैक्टर जीरो है। तो अगर 220 वोल्ट आ रहा है, उसको मुझे 100 वोल्ट में कन्वर्ट करना है, तो मैं इसके लिए ट्यूबलाइट में चॉक कॉइल लगाता हूँ। पॉइंट ए और बी के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें निकालना है। हम देख पा रहे हैं यहाँ से ये चेन हम हटा सकते हैं, 4 4 एंड 4 12 ओम, 12 के साथ 6 पैरेलल में, तो 12 इंटू 6 अपॉन 12 प्लस 6, और फिर जो इक्विवेलेंट आएगा वो 2 और 2 के साथ सीरीज में। नेम द एनर्जी लॉसेज इन ए ट्रांसफॉर्मर। तो हम जानते हैं वो कौन कौन से लॉसेज हैं। हमिंग लॉस अगर आपको याद हो, जो आवाज करता है ट्रांसफॉर्मर वाइब्रेशन की वजह से, तो कुछ एनर्जी साउंड में कन्वर्ट हो जाती है। उसके अलावा फ्लक्स लॉस है, हिस्टेरेसिस लॉस है, और जो कोर लॉस या आयरन लॉसेज है उसमें हिस्टेरेसिस लॉस के अलावा एडी करंट लॉस आता है। कॉपर लॉस हम कहते हैं आई स्क्वायर आर टी लॉस, जो उसकी वाइंडिंग में होता है। What do you mean by hole in a semiconductor? The deficiency of electron is termed as hole. Actually, hole moves in a semiconductor when bound electron moves. तो एक इलेक्ट्रॉन जो कि ऑलरेडी बाउंड है किसी एटम के साथ, वो अपनी जगह छोड़ता है, तो वहां पर होल क्रिएट होता है, और उन्हीं के चलने की वजह से ये होल चलते हुए हमें दिखाई देते हैं। डिफाइन मॉड्यूलेशन, राइट इट्स टाइप्स। तो 3 तरह के मॉड्यूलेशन आपको बताने हैं, मॉड्यूलेशन को डिफाइन करना है। जब भी हम सिग्नल को बहुत दूर तक भेजना चाहते हैं, तो हमें उसकी फ्रिक्वेंसी को बढ़ाना होता है। तो फ्रिक्वेंसी बढ़ाने का जो प्रोसेस है, उसके लिए हम क्या करते हैं, एक हाई फ्रिक्वेंसी वेव पर लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल को सुपर इम्पोज कर देते हैं, उसी को बोलते हैं प्रोसेस ऑफ मॉड्यूलेशन। रेडियो वेव आपके रेडियो तक मॉड्यूलेट होकर ही पहुंच पा रही है दूर दूर से। 3 तरह के 3 टाइप्स आपको इसमें लिखने हैं। AM यानी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, FM यानी फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन, एंड PM यानी फेज मॉड्यूलेशन। The horizontal component BH of Earth's magnetic field at any place is √3 times its vertical components. What will be the value of angle of dip? हम जानते हैं angle of dip होता है tan theta equal to BV upon BH। तो BV upon BH करेंगे तो 1/√3 यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि BH √3 टाइम्स है, तो 1/√3 का मतलब हो जाएगा 30 डिग्री। A convex lens of refractive index 1.5 is kept in a liquid medium of same refractive index.
सॉल्ट एग्जांपल है एनसीईआरटी में, अगर आप देखें तो एक जादूगर जो है कांच की पट्टी को गायब कर देता है पानी में डाल के, बिकॉज व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इन दिस मीडियम। तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, आप पूछे तो दिखेगा ही नहीं वो ना, गायब हो गया वो सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में। तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखिए, अगर लेंस मेकर्स फॉर्मूला आप लगाते हैं 1/f=μ-1, तो यहां पर जो म्यू आएगा वो आएगा 1.5/1.5, सेम मीडियम में रख दें। तो 1.5 1.5 1 बनेगा, तो 1 माइनस 1 जो है वो कहानी खत्म। यानी अगर मैं लेंस मेकर्स फॉर्मूला यहां पर यूज करता हूं तो मैं कुछ ऐसे लिखूंगा, क्योंकि ये जो म्यू रिलेटिव है यहां पर वो आएगा 1.5/1.5 -1 इंटू 1/r1 - 1/r2। अब भले आपको R1 R2 ना पता हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। सो 1/f becomes 0, क्योंकि 1 minus 1 is 0, so f becomes infinity. So the correct answer is infinity. यानी वो फोकस नहीं करेगा। राइट डाउन ट्रुथ टेबल एंड बुलियन एक्सप्रेशन ऑफ नैंड गेट। नैंड गेट की ट्रुथ टेबल और बुलियन एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। एंड गेट के लिए लिखें, उसमें नॉट लॉजिक लगा दें, उसको उल्टा कर दें। व्हाट आर अल्फा एंड बीटा पैरामीटर्स ऑफ ए ट्रांजिस्टर। तो बच्चों ये अल्फा तो है कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में जो करंट एम्पलीफिकेशन होता है उसको हम कहते हैं करंट गेन को, और बीटा एक कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। तो इनके बीच का रिलेशन हम डिराइव कर सकते हैं, थ्योरी में अवेलेबल है। आप मेरे लेक्चर्स में देख सकते हैं, मैंने डिराइव करवा रखा है। प्रीवियस लेक्चर्स में जाना होगा आपको, 2017 2018 2019 के लेक्चर में भी आपको मिल जाएगा। 5 नंबर वाले क्वेश्चंस की बात करें तो क्या सवाल पूछे गए हैं देखते हैं। डिफाइन कैपेसिटेंस, 6 सवाल है, उनमें से 3 करने थे कोई से। कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर, कैपेसिटी की डेफिनेशन आ जाएगी। derive an expression for the capacitance of a parallel plate capacitor filled with dielectric K between the plates, छोटा सा डेरिवेशन है बच्चों। एस्टेब्लिश द फॉर्मूला फॉर ए थिन लेंस। ओके, लेंस मेकर्स फॉर्मूला आपको डिराइव करना है थिन लेंस के लिए। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विड्थ इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, बीटा इक्वल टू लैम्डा डी बाई डी आपको डिराइव करना है। Write down Bart-Savart's law. Using this law, derive an expression for magnetic field at a point on the axis of current carrying circular coil. सारे डिफॉल्ट डेरिवेशन है जो मोस्ट ऑफ द टाइम सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी से पूछे जाने वाले डेरिवेशन है, वही पूछे गए हैं। 23rd क्वेश्चन, डिराइव द कंडीशन फॉर रेजोनेंस इन एलसीआर अल्टरनेटिंग करंट सर्किट, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। आप देखेंगे मेरे जितने भी गैस पेपर में सीबीएसई के लिए अपलोड करता हूँ उसमें सारे सवाल आपको मिल जाएंगे, because these are the most important one. Write down the postulate of Bohr's theory. Explain hydrogen spectrum on the basis of this theory. तो बच्चों मोस्ट ऑब्वियस क्वेश्चन हैं ये सारे। तो मैं समझता हूँ बच्चों ने अच्छे से ये पेपर कर लिया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं बच्चों जल्दी ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं सीबीएसई के जो सैंपल पेपर के बचे हुए क्वेश्चन है वो मैं डिस्कस करूँगा। हैप्पी लर्निंग।